हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। और आप देखो, आज हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी पृथ्वी की शुरुआत की। पृथ्वी की शुरुआत की कहानी की पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ होगा। और ये कहानी हम लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम लोग कहानी को देखेंगे भी, चित्रों में, डायग्राम्स में। आप देख सकते हो लेखक का नाम है फ्रैंकलिन ब्रैनली और ये जो चित्र है वो गियोलियो का बनाया हुआ है। इस कहानी में हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे, तो सन के बारे में भी ज़रूर जानेंगे, तो साइंस की भी थोड़ी सी बात होगी, थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में बातें होंगी, थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और जो बच्चे साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, साथ साथ में ज्योग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं, उनको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है पृथ्वी की शुरुआत। ओके, आगे बढ़ते हैं कहानी में। पृथ्वी की शुरुआत आप यहाँ पर भी देखो, ये जो पृथ्वी दिख रही है आपको, ये कैसी दिख रही है? तो हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं ना, ब्लू प्लैनेट। क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि अर्थ अंतरिक्ष से देखने पर, स्पेस से देखने पर बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती है। और ये ब्लू होने का वजह क्या है पता है? क्योंकि अर्थ ही हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट अभी तक पता चला है जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी है। बाकी प्लैनेट्स पर भी वाटर होंगे, लेकिन अभी हमें सही सही तरीके से पता नहीं चल पाया है। हम लोगों ने उसे देखा नहीं है, छुआ नहीं है, बस हमारा कैलकुलेशन है और कुछ इमेजेज है जिसके बारे में कह सकते हैं। एक और बात क्या है, जब भी हम लोग स्पेस में किसी भी प्लैनेट को ढूंढते हैं तो वहाँ पर वाटर क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वाटर अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइफ होगा, वहाँ पर जीवन होगा, किसी न किसी रूप में जीवन जरूर होगा। कोई पेड़ पौधा होगा, कोई ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो हम लोग कहानी में और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की शुरुआत की कहानी। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं। देर आर 4 किड्स, 4 बच्चे हैं और सबके सब कुछ बातें कर रहे हैं। देखो, मैं कितना बड़ा हूँ, हाउ ओल्ड एम आई, मैं कैसे बना, हाउ आज आई फॉर्म्ड। और ये बातें कौन कह रहा है? ये अगर पृथ्वी ये बातें पूछ सकती, बोल पाती, तो पृथ्वी हमारी जो मदर अर्थ है वो यही बातें बोलती। उसके इसी सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और पृथ्वी की उम्र क्या है ना। यहाँ पर ग्लोब को दिखाया गया है। तो बच्चों, पृथ्वी हमेशा से यहाँ नहीं थी, न ही सूर्य या चंद्रमा, बुध या मंगल या अन्य ग्रह। बहुत पहले वो अस्तित्व में नहीं थे, उनका एग्जिस्टेंस नहीं था। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ से आए। किसी को पता है क्या कि पृथ्वी कहाँ से आई? सूरज कैसे बना? चांद कैसे बना? कोई नहीं जानता कि वो कैसे बने या उनका निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उनके बारे में लोगों ने काफ़ी सोचा है। किसी ने देखा तो नहीं, बस सोचा है, कैलकुलेशन किया है, अंदाज़ा लगाया है ना। तो हम लोग आज उन्हीं के प्रयासों के बारे में देखेंगे कि आखिर पृथ्वी कितनी पुरानी है और पृथ्वी बनी कैसे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये क्या है? हमारे सोलर सिस्टम के बारे में है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है आवर सोलर सिस्टम। ओके, नाउ यू कैन सी द प्लैनेट्स। जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। और यहाँ पर क्या है? ये मार्स है, अर्थ है, वीनस है और बुध है। प्लूटो को तो लोगों ने सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा प्लैनेट है। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है और हमारे सौर मंडल में अन्य ग्रह भी हैं, है ना। हम जानते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है और सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये देखो सूर्य, ठीक है। यहाँ पर इन सारे प्लैनेट्स को सीक्वेंस में दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है? इसके सबसे नज़दीक में मरकरी है, बुध। इसके बाद दूसरे नंबर पर दूरी के हिसाब से वीनस है, शुक्र।
तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, तीसरे नंबर पे दूरी के हिसाब से। सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी। और पृथ्वी का अगला पड़ोसी कौन सा है? वो है मंगल, जिसके बारे में हम काफ़ी सोचते रहते हैं और बातें करते हैं कि क्यों ना मंगल पर एक रॉकेट भेजें, मंगल पर कॉलोनी बनाएं, है ना। वो जो आजकल के हमारे सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं एलोन मस्क, वो रॉकेट्स बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2030, है ना, 2030 तक वो मंगल पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। तो कॉलोनी बनाने से पहले हमें मंगल पर जाना होगा, कॉलोनी बनानी होगी, और कॉलोनी बन जाएगी तब वहाँ पर लोग रहना शुरू करेंगे, है ना। तो लोग मानते हैं कि सूर्य और सभी ग्रह एक ही तरह से, एक ही सामग्री से, है ना, सामग्री का मतलब है मैटर, है ना, कि ये जो सूरज है और बाकी सारे प्लैनेट्स हैं ये सब के सब एक ही मैटर से बने होंगे, ऐसा सोचते हैं हमारे साइंटिस्ट, और लगभग एक ही समय में बने होंगे। इसीलिए पृथ्वी के शुरुआत की कहानी सूर्य और पूरे सौर मंडल की शुरुआती कहानी भी है। तो एक्चुअली में आज जो हम लोग कहानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पृथ्वी के शुरुआत की कहानी, वो पृथ्वी के साथ साथ में सूर्य और सोलर सिस्टम की भी शुरुआत की कहानी है कि सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, सूर्य कैसे बना होगा। ओके, तो कहानी में और आगे बढ़ते हैं। कहानी कैसी लग रही है? आई होप आप सब लोगों को ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लग रही है ना? ओके। अच्छा, पिछली पिक्चर में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जुपिटर के चारों तरफ में एक रिंग है, सैटर्न के भी चारों तरफ में रिंग है, और यूरेनस के चारों तरफ में भी रिंग है ना, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो ये सोलर सिस्टम की दुनिया, यूनिवर्स की जो बातें हैं वो बड़ी मज़ेदार होती हैं, और मुझे मालूम है कि आप सब बच्चों को ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है ये स्टोरी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ में, और इस वीडियो के बाद में, इस स्टोरी के बाद में अपना कमेंट भी ज़रूर बताना। कहानी में आगे बढ़ते हैं। सूर्य और ग्रहों के अस्तित्व में आने से पहले धूल और गैसों के एक बड़े बादल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो जब सूर्य नहीं था, ग्रह नहीं था, ये सोलर सिस्टम नहीं था, तो क्या था? कहते हैं कि धूल और गैसों का एक बड़ा सा बादल था, जैसा बादल आप यहाँ पे देख रहे हो। मेरे ख्याल से रेड कलर से दिखाते हैं। तो ये है धूल और गैस का बादल। तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है ना, वहाँ पर अभी भी कई सारे सोलर सिस्टम बन रहे होंगे, और जो सोलर सिस्टम नहीं बने होंगे वहाँ पर ऐसे ही बादल आपको नज़र आएंगे। तो ऐसा ही धूल और गैस का बादल था। ये बात कब की है? ये बात लगभग 10 अरब साल पहले की बात है, इतनी पुरानी बात, और किसी भी व्यक्ति की वास्तविक समझ से परे की बात है। कोई एक आदमी तो पूरी पूरी बातें, ये कैलकुलेशन, ये बातें कर ही नहीं सकता। वो बादल बहुत बड़ा था। कितना बड़ा बादल? अरे अभी ये जो बारिश के बादल होते हैं वो हमारे सिर के ऊपर देखो तो पूरे आसमान को ढक देते हैं, जितना हम देख पाते हैं। और यहाँ तो हम यूनिवर्स में बातें कर रहे हैं, हम तो पृथ्वी के ऊपर की बादल की बात कर रहे थे। अब ये तो ऐसा बादल है जिस बादल से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना। तो कितना बड़ा बादल रहा होगा? बहुत बड़ा, आज के पूरे सौर मंडल से भी बहुत बड़ा, इतना बड़ा बादल था वो। आप इस पिक्चर में दो पिक्चर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में बादल हैं और राइट साइड में इसके साथ में ही एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें आज का सोलर सिस्टम दिखाया गया है। तो देखो, ये जो सोलर सिस्टम है इसका एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई कितनी है पता है? देख लो। अब कितने जीरो लगे हैं ये तो आप सोच ही लो। 3 जीरो, 3 जीरो, 3 3 6 और 2 8 जीरो, है ना। 7 जीरो के बाद में जो अंक आता है उसे हम लोग करोड़ बोलते हैं ना। तो क्या हो गया ये? 730 करोड़, 730 करोड़ माइल्स। इतना बड़ा है हमारे सोलर सिस्टम का एरिया, जिसके सेंटर में सूरज है और सबसे बाहरी किनारे पर प्लूटो, है ना, वो इस तरीके से
चक्कर लगा रहा है। हालांकि प्लूटो को लोगों ने प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया है, इसको नॉन प्लैनेट, बड़ा ही टाइनी प्लैनेट है ना, छोटा सा प्लैनेट है ये। तो प्लूटो की कहानी हम लोग कभी फिर बाद में सुनाएंगे। ओके, कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के शुरुआत की कहानी कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। गैस और धूल के टुकड़े इधर उधर घूमते रहे, एक दूसरे से टकराते रहे, है ना। कभी कभी दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में चिपक भी जाते थे, फिर वे एक गुच्छे का, एक कलेक्शन का निर्माण करते थे। धीरे धीरे प्रत्येक गुच्छे में और अधिक पदार्थ और अधिक मैटर इकट्ठा होता गया। मैटर, MATTER, ओके। गुच्छा बड़ा होता चला गया। उसके बाद में चिकनी गैस के बादल में गांठें पड़ने लगी, बिल्कुल जैसे कि किशमिश वाले केक में गांठें पड़ती है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये जो गैस के बादल हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कंडेंस हो रहे हैं, है ना, घने होते जा रहे हैं। ये ऐसा ही हुआ होगा, साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं, ये एजम्पशन है। ओके, फिर आगे चल कर के क्या हुआ, क्योंकि अभी भी सूरज बना नहीं है, पृथ्वी बनी नहीं है। तो ये जो गैस के बादलों का जो गुच्छा था, कलेक्शन था, वो गुच्छे आपस में जुड़ गए। फिर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा धूल और गैसें एकत्रित की, जिससे वो गुच्छे और भी बड़े होते चले गए। आप देख सकते हो, ये है गुच्छा, गैसों का गुच्छा, इस तरह का हुआ होगा, गैसों का गुच्छा, ऐसे इस तरह से। अब एक गुच्छा बाकी सभी से बड़ा हो गया। लगभग सारी धूल और गैसें उस एक बड़े गुच्छे को बनाने के लिए इकट्ठी हो गईं। तो इस गुच्छे को सूर्य बनना था, जो सौरमंडल का मुख्य भाग था। और ये बात कब की है? लगभग 5 अरब साल पहले की बात है, जब एक सबसे बड़ा गुच्छा बादलों का बनना शुरू हुआ, जो कि सूरज बन गया। अब बचे हुए धूल और गैस ने भी छोटे छोटे गुच्छे बनाए। वो ना, अंतरिक्ष में तो सब कुछ गोल गोल घूमता रहता है, तो ये गोल गोल घूमते 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 ऐसे करके इन्होंने गुच्छे बनाए। और ये बात है लगभग 4.5 अरब साल पहले। इन छोटे छोटे गुच्छों से 9 ग्रह बने। तो बच्चों, ये जो किताब है ये तब की है जब प्लूटो को सोलर सिस्टम से बाहर नहीं किया गया था, इसीलिए यहाँ पर 9 ग्रह लिखा हुआ है। बाकी हम लोग जानते हैं कि नाउ इट इज 8 प्लैनेट्स आर देयर, है ना। ओके, लेकिन हमें तो ये समझना है ना कि आखिर पृथ्वी कैसे बनी होगी, सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, सूरज कैसे बना होगा। तो यही कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से बादलों का जो सबसे बड़ा गुच्छा था वो सूरज बन गया, और बाकी सारे जो छोटे छोटे गुच्छे थे धूल और गैस के, उससे बाकी सारे ग्रह बने। इन छोटे गुच्छों में से एक पृथ्वी का गुच्छा भी था। लो, अब अपनी पृथ्वी बनने जा रही है इस कहानी में, है ना। पृथ्वी के गुच्छे ने अधिक से अधिक सामग्री को खींचा, फिर सामग्री एक दूसरे से और अधिक कस करके जुड़ गई। गुच्छे गर्म होते गए, हालांकि वे सूर्य जितने गर्म नहीं हुए थे। अब देख लो, ये सूरज है, इसका कलर देख सकते हो ना, तो ये कितना गर्म होगा, है ना। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी, तो ये दूर है ना, ये थोड़ी कम गर्म हुई होगी। तो पृथ्वी के गुच्छे ने अधिक से अधिक मैटर को अपने पास खींचा, फिर सारे मैटर एक दूसरे से और अधिक कस करके जुड़ गए। गुच्छे गर्म होते गए, हालांकि वे सूर्य जितने गर्म नहीं थे। सूर्य बहुत बड़ा था और वो बहुत गर्म था। तो हम लोगों ने यहाँ तक में जान लिया कि भाई सूरज कैसे बना होगा और पृथ्वी कैसे बनी होगी। अब आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी समय के बाद नई पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। भाई कोई चीज़ गर्म होगी तो कभी न कभी तो ठंडी भी तो होगी ना। तो पृथ्वी ठंडी होने लगी। धूल के बादलों ने
मौजूद ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, सिलिकॉन और कई अन्य पदार्थों ने एक साथ मिलकर के खनिज बनाए, वही खनिज जो आज भी अर्थ के अंदर में मौजूद है, जिसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं। उन्हीं खनिजों से पृथ्वी की चट्टानें बनी। तो ये पृथ्वी ऐसे है। और देखो ये पृथ्वी का इनर कोर दिखाया जा रहा है। तो ये जो नई पृथ्वी बनी उसके अंदर में कैसा स्ट्रक्चर था? ये पृथ्वी का सबसे अंदर का स्ट्रक्चर था, जो कि पृथ्वी का सबसे गर्म एरिया था, है ना। उसके बाद दूसरा वाला जो लेयर आप देख रहे हो, ये तरल चट्टानें थी, लिक्विड रॉक्स। ओके, हाँ, चट्टान तो थे लेकिन वो लिक्विड थे, है ना। और सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो ठंडा हो रहा था, है ना, जो ठंडा होता जा रहा था, वो था द्वीप, ये ठोस चट्टानें। तो शुरू में चट्टानें आज की तरह ठोस नहीं थीं, सॉलिड नहीं थीं, वे लिक्विड थीं, मेल्टेड थीं। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि लाखों साल बाद भी उस पर चट्टानें पिघली हुई थी। समय के साथ साथ नई पृथ्वी के कुछ बाहरी हिस्से ठंडे हुए और ठोस हो गए, सॉलिड हो गए। फिर तरल चट्टानों, लिक्विड रॉक्स के समुद्र के बीच में ठोस चट्टानों के द्वीप बने, है ना। ऐसे 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 लिक्विड रहा होगा और इसमें बीच में कहीं कुछ सॉलिड बनने लगा, ऐसा कुछ हुआ। चलो, तो अब पृथ्वी बन तो गई, अब पृथ्वी ठंडी हो रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि इस समय के आसपास चट्टानों, धूलों और गैसों का एक बड़ा टुकड़ा, शायद मंगल जितना बड़ा टुकड़ा, पृथ्वी से आकर के टकराया होगा। उससे पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटा होगा और पृथ्वी के दोनों टुकड़े अंतरिक्ष में अलग अलग स्थानों पर उड़ गए। इनमें से कुछ टुकड़ों ने नए ग्रह के चारों ओर एक छल्ला बनाया होगा। धीरे धीरे वे टुकड़े आपस में मिलकर के चंद्रमा बने होंगे। तो ये है कहानी, चांद के बनने की कहानी, कि चांद इस तरीके से बना होगा। कैसे बना? कि कभी कोई बड़ा धूल और गैसों का बड़ा टुकड़ा, शायद मंगल की इतना बड़ा टुकड़ा आकर के पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के मैटर में से कुछ हिस्सा अलग हो गया और वो भी गोल गोल घूम करके एक छल्ला बना होगा, है ना। तो इस तरीके से चांद बन गया। तो हम लोगों ने सूरज के बनने की बात जान ली, पृथ्वी के बनने की बात जान ली और चांद के भी बनने की कहानी जान ली। अब और आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के लाइफ में और भी क्या क्या चीज़ें हुई। नई पृथ्वी जो अब पहले से छोटी थी। क्यों छोटी थी? क्योंकि एक चांद का टुकड़ा, चांद के बराबर का टुकड़ा पृथ्वी से अलग हो गया था। तो पृथ्वी पहले से छोटी थी, काले बादलों से ढकी हुई थी, उसमें सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। इतने काले बादल पृथ्वी के ऊपर में घिरे हुए थे, पूरी पृथ्वी के ऊपर में, है ना। बादलों से पानी गिर रहा था, बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। बारिश धरती की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि पृथ्वी बहुत गर्म थी। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि बारिश गिरते ही भाप में बदल जाती थी और बादलों में वापस चली जाती थी, फिर से पानी बन करके वो बरसती रहती थी। ऐसा हो रहा था। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि शायद इस तरीके से पृथ्वी ठंडा होने की कोशिश कर रही थी और पृथ्वी पर शुरुआती समय में ऐसे बारिश हो रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, है ना, करोड़ों साल, पृथ्वी ठंडी होती गई, चट्टानी द्वीप बड़े होते गए, हजारों सालों तक बारिश होती रही। धीरे धीरे बारिश पृथ्वी की सतह के और करीब आती गई और फिर से वापस भाप में बदली। काफ़ी समय के बाद बारिश आखिरकार धरती के कुछ हिस्सों तक में पहुंचने लगी, लेकिन धरती अभी भी इतनी गर्म थी कि बारिश का पानी उबलने लगा और भाप बन गया। उससे चट्टानी द्वीपों के निचले हिस्सों में पानी के गर्म कुंड बन गए। फिर भी बारिश लगातार होती रही। तो वो ऐसा दौर रहा होगा मौसम का जब पूरी पृथ्वी पर एक ही मौसम रहता होगा, बारिश का मौसम, है ना। गर्मी का मौसम नहीं था, जाड़े का मौसम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बारिश का मौसम। सोच करके देखो कि कितनी बारिश होती रही होगी उस समय में, है ना। ओके,
पृथ्वी का बाहरी हिस्सा धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। अंदर का हिस्सा बहुत गर्म रहा। आज भी पृथ्वी के अंदर का हिस्सा अभी भी बहुत गर्म है ना। उस समय चट्टानी द्वीप और गर्म तरल चट्टानों का समुद्र अंधेरे में नहाया हुआ था। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, ये है ना, ये पृथ्वी का सरफेस है। सरफेस को मैं ब्लू कलर से लिखूं, सरफेस है। आप देख रहे हो यहाँ पर बारिश हो रही है और ये अंधेरा छाया हुआ है ना। इसी अंधेरे में लिपटी हुई थी पृथ्वी। इसीलिए लिखा हुआ है कि गर्म तरल चट्टानों का समुद्र और चट्टानी द्वीप अंधेरे में नहाया हुआ था। उन घने बादलों के बीच से धूप पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाती थी। साल दर साल बिजली आसमान के बादलों पर और उन बादलों के धरती पर चमकती रही और लगातार बारिश भी होती रही। चट्टानी द्वीप धीरे धीरे बड़े होते गए। धरती की पूरी बाहरी सतह ठंडी हुई और एक ठोस परत बन गई। तो सॉलिडिफिकेशन है ना, ये काम शुरू हुआ। सॉलिडिफिकेशन, जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ा है 6 क्लास ऑनवर्ड्स, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो अभी भी अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाला लेयर जो है वो सॉलिड है ना। उसके बाद का जो लेयर है वो लिक्विड है ना। और इसका जो कोर है वो कैसा होगा और कितना गर्म है समझ लो, अंदाज़ा लगा लो, है ना। ओके, तो धीरे धीरे पृथ्वी की बाहरी सतह ठंडी हो गई और एक ठोस परत बन गई। गर्म पिघली हुई चट्टानें दरारों से निकल करके बाहर निकली। नई धरती के चारों ओर ज्वालामुखी फटने लगे। ज्वालामुखी, वोल्केनोज, है ना। मैं जानता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स को वोल्केनोज में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये जो ज्वालामुखी फटने लगे, उन्होंने गैस, धूल, राख, पानी और चट्टानों के टुकड़ों को काले बादलों में फेंका। ज्वालामुखी से गर्म पिघली हुई चट्टानों का लावा बाहर निकला। वह ठोस परत पर फैल गया और सख्त हो गया, हार्ड हो गया, है ना। ऐसा हुआ। पृथ्वी के कुछ हिस्से ऊपर की ओर उठे और पहाड़ बन गए। तो पहाड़ बनने की कहानी समझ में आ गई। ज्वालामुखियों के शंकु ठंडे हो गए थे, वे भी पहाड़ बन गए, है ना। तो शंकु का मतलब ऐसा है, ये है ना, कोनिकल शेप। आइसक्रीम को उलट दो तो ये कोन बन जाता है ना। ब्लू कलर लिख दूँ, ओके। सो कोन, ऐसा ये शेप बन गया वोल्केनो का, ठीक है। अब आगे पृथ्वी की कहानी में क्या हुआ आप देख सकते हो ना। यहाँ पे ये ज्वालामुखी फटता है तो ऐसा ही दिखता है। जिन बच्चों को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, वोल्केनो में इंटरेस्ट है, वो इसे देख करके काफ़ी खुश होंगे। आप चाहो तो इसकी एक ड्राइंग भी बना सकते हो। कई सारे बच्चे तो स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए भी बनाते हैं ना वोल्केनो, ओके। पृथ्वी के अन्य हिस्से अब पानी में डूब गए, है ना। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और घाटी बन गए। ऊपर से बारिश आने पर उनमें गर्म पानी बह कर के जमा हो गया। घाटियाँ ओवरफ्लो होने लगी। ओवरफ्लो होने पर क्या होता है, वो चीज़ें बाहर बहने लगती हैं। ग्लास ओवरफ्लो हो जाए तो शरबत, पानी, चाय नीचे गिर जाएगा। उसमें से पूरी पृथ्वी के निचले स्थानों में पानी भर गया। फिर झीलें बनी और वे झीलें महासागरों में बदल गईं। फिर एक समय आया जब बारिश गिरना बंद हो गई। घने बादल फिर विरल हो गए, है ना। विरल हो गए मतलब डिसैपियर हो गए, गायब हो गए। और सूरज चमकने लगा। तो अब सूरज की रोशनी, सनरेज, आप देख सकते हो कि किस तरीके से पृथ्वी के समुद्र पर, पहाड़ों पर पड़ रही है ना। इतने साल तक पृथ्वी अंधेरे में रही और ये कितने साल रहे होंगे, सोचो सोचो। नई पृथ्वी एक मृत बेजान दुनिया थी। ओहो, पृथ्वी बन तो गई लेकिन वो एक डेड बेजान दुनिया थी, है ना। इसमें कोई भी जानदार चीज़, लिविंग थिंग्स थे ही नहीं। लेकिन आसमान साफ हो रहा था और धीरे धीरे पृथ्वी धूप से नहा रही थी।
फिर युवा पृथ्वी और उसके एक बड़े हिस्से को ढकने वाले पानी में से जीवन की शुरुआत हुई। कहाँ से जीवन की शुरुआत हुई? जीवन की शुरुआत पानी से हुई, है ना। इसीलिए हम सब लोग जब भी अंतरिक्ष में किसी नए ग्रह का पता लगाते हैं तो क्या ढूंढते हैं? वहाँ पर पानी ढूंढते हैं। अगर पानी हुआ तो वहाँ पर कोई ना कोई जीव तो होगा। यहाँ भी हम लोगों ने यही समझा ना कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई, और ये सब 3 अरब साल से भी पहले हुआ था, है ना। तो अब जीवन की शुरुआत एक अलग कहानी है, उसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक लंबी कहानी है। पृथ्वी बदलती रही। महासागरों के ऊपर यहाँ वहाँ जो ठोस परतें थी, है ना, वो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गईं। वो नीचे पिघली हुई चट्टानों के समुद्र में जाकर के गिर गईं। तो ये देखो, लगभग 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी थी, और पूरी पृथ्वी पर कहते हैं कि एक ही कॉन्टिनेंट था, 1 कॉन्टिनेंट ओनली। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक समय में जुड़े हुए थे, और ऐसी थी पृथ्वी का सरफेस। लाखों वर्षों के बाद चट्टान के टुकड़े एक साथ चलने लगे, जिससे एक विशाल भूमि बनी। हम इसे पैंजिया कहते हैं। वो जो एक ही कॉन्टिनेंट था ना, वो था पैंजिया। उसका अर्थ होता है सारी भूमि। तो वो जो लैंड है ना, पूरी पृथ्वी पर जो लैंड सरफेस था वो इकट्ठा था एक जगह पे, इसे ही पैंजिया कहते हैं। पैंजिया पानी से घिरा हुआ था और दुनिया भर में फैला हुआ था। पानी को हम पैंथालासा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सारा पानी या समुद्र। पैंजिया का मतलब सारी भूमि, सारी जमीन, और पैंथालासा का मतलब सारा पानी या समुद्र। तो ये 25 करोड़ साल पहले की पृथ्वी है, और ये आज की पृथ्वी है 2024 में, है ना। और लगभग 18 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी थी, और लगभग 16.5 साढ़े 16 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी थी। तो देख सकते हो ना कि यहाँ पर वो 25 करोड़ साल पहले ऐसी थी। उसके बाद 18 करोड़ साल पहले देख रहे हैं हम लोग कि ये ज़मीन का टुकड़ा, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो रहे हैं। फिर इसके बाद वाले पिक्चर में देखो कि ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो ऐसा हो रहा था। तो लाखों वर्षों के बाद पैंजिया टूट करके अलग अलग हो गया, और उससे क्या बना? उससे बना महाद्वीप, है ना। कॉन्टिनेंट्स बन गए। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स बने। कब बने आप देख सकते हो। और इसीलिए हम सोचते हैं कि सूर्य और पृथ्वी तथा अन्य सभी ग्रह धूल और गैसों के एक विशाल बादल से बने थे। यही अल्टीमेट ट्रूथ है कि पूरी पृथ्वी, सारे के सारे प्लैनेट्स, और ये जो सूरज है वो किस चीज़ से बना? वो बना धूल और गैसों से। गैसों से बना। क्या क्या बना? ये हमारा सन बना, है ना, प्लैनेट्स बने, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हमारा बना है किन चीज़ों से? वो बना है धूल और गैसों के बादल से। लेकिन वो बादल कहाँ से आया? धूल और गैसों का बादल। हमारे पास इस प्रश्न का कोई अंतिम उत्तर नहीं है। इसका उत्तर पाने से पहले लोगों को अपनी पृथ्वी के बारे में अभी बहुत कुछ और सीखना होगा। हमें सूर्य और तारों के बारे में, और पूरे बड़े ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में भी बहुत कुछ सीखना होगा। तब शायद हम समझ पाएंगे कि ये बादल आए कहाँ से, है ना। पूरे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखना होगा, जिसमें हमारा ग्रह केवल एक छोटे से धूल के कण के जैसा है। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो उसमें हमारा एक छोटा सा जो ग्रह है वो कैसा है? एक डॉट के जैसा है, एक छोटा सा डॉट, है ना। पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी ब्रह्मांड में कैसी है? ब्रह्मांड में
धूल के एक कण, एक पार्टिकल जैसी है। इतना विशाल है हमारा ब्रह्मांड। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई ये यहाँ पर ही ख़त्म होती है। जाने से पहले एक बार आपको बोलता हूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम लोग पढ़ाई के चैप्टर्स के अलावा भी स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। कई सारी कहानियाँ भी हैं साइंस के बारे में, है ना, वो सब भी हम लोग इसके साथ साथ में इसमें ना आपको महाभारत की कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बस आप इसे सब्सक्राइब करो ना, और आप देखो तो सही कि आपको कितनी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आने वाले समय में मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।